ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं द क्विंट की रिपोर्टर फातिमा खान और न्यूज लॉन्ड्री में मेरे साथी आर्यन। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। क्या चल रहा है? दिल्ली में तो ठंडी से अब गर्मी की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि हो जाएंगे, फिर एक बारिश हो जाती है। तो अभी कल रात को वो हुई है। हाँ, कल रात को ठीक ठाक बारिश हुई। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी ऐसे ही हो रहा है, लग रहा है कि गर्माहट बढ़ रही है, फिर सब पे पानी फिर जाता है। पर आज जब हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, मंगलवार है, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी देर पहले एक फैसला सुनाया है। थोड़ा बहुत लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा एक मैसेज आया, जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा चुनाव ही बदल दिया। करेक्ट। उसके पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी आया था। ये सारी चीज़ें होती हैं, पर लोगों का यही इसमें हमेशा डिलेमा रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहती है कि ये कुछ वो आ जाएंगे जजमेंट्स, लेकिन फिर बुलडोजर जस्टिस टाइप की चीज़ें एकदम नॉर्मलाइज हो गई हैं देश में, उसके ऊपर ज़्यादा कुछ खास नहीं आता है, तो वही चलता रहता है। चंडीगढ़ में जो कुछ भी हुआ, मतलब कोई भी पार्टी हो, जिस तरीके से सामने दिख रहा है कि मेजोरिटी दिख रही है किस पार्टी की है, और उनका वोट खराब करके किसी को जिता दिया गया। आज उन्होंने मेयर से इस्तीफा दिया, बहुत ही ब्रेजन। और उनको जो अनिल मसीह हैं उनको खड़ा भी किया कोर्ट में, और वो लगा कि आप बार बार कैमरा में देख रहे थे, तो आप में वो गिल्टी कॉन्शियंस भी आ गई थी। तो उनको अपना एक्सप्लेनेशन जिस तरह से देना पड़ा, थोड़ा सा लाइक फ़नी एंड अब्सर्डिस्ट वे था कि ये डेमोक्रेसी अब एक अब्सर्डिस्ट खेल बन गई है, और हम सब इसमें पार्टिसिपेंट्स भी हैं और स्पेक्टेटर्स भी हैं और देख रहे हैं बस। मैं अभी किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा मेयर का चुनाव है, पर मैसेज बड़ा है। बिल्कुल नहीं, पॉइंट है कि अगर मेयर के चुनाव में भी अगर ये तरह की चीज़ें अपनानी पड़े तो आप देखिए कि कोई बड़े लेवल का चुनाव हो तो उसमें क्या होगा। मैं कह रहा था कि वैसे तो मतलब ये बहुत ही एक एक्सेप्शन है जो हुआ है, बट हमारा जो कोर्ट भी है वो बहुत एक फाइन लाइन ट्यून कर रहा है। एक्सेप्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, हमने बहुत बार सुना है कि बहुत बड़े बड़े केसेस में ऐसे स्पीचेस में आप सुनेंगे चीफ जस्टिस को ऐसे बोलते हुए कि ये मॉरल ड्यूटी है, ये ऐसा होना चाहिए, बट बहुत ही कम केसेस में उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये दो केसेस एकदम से थोड़ा, और इस पर आप न्यूज़ लॉन्ड्री में जयश्री ने पूरा पीस लिखा था, आप वो पढ़ सकते हैं। तो ये तो रही जो पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चल रहा है भारत में। हम फातिमा से बात करेंगे हाल ही में क्विंट में पब्लिश उनकी रिपोर्ट पे, जिसमें वो उस मुद्दे को उठाती है कि जो वेंडर हैं, जो दुकानदार हैं, उनका QR कोड पे जब उनका नाम आता है और अगर वो मुस्लिम हुआ तो लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, कई बार ख़रीदने से मना भी कर देते हैं, सामान भी नहीं खरीदते। तो फातिमा ने देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, हैदराबाद हो, और दिल्ली में तो पूरा थूक जिहाद ही चला था, दुकानों से लोगों ने ख़रीदना मना कर दिया था। तो हम फातिमा से उस पर बात करेंगे। और आर्यन और मैं दोनों अभी हाल ही में जो पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे किसान मौजूद हैं, शंभू बॉर्डर पे, वहाँ से रिपोर्ट कर लौटे हैं, तो आर्यन से उस पर बात करेंगे। और हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो आर्यन घायल भी हो गए थे, इनके आँख के बिल्कुल हिस्से में आंसू गैस का वो लगा और वो गिर गए, बेहोश भी हो गए थे। तो हम उस अनुभव पे भी बात करेंगे कि वहाँ क्या ऐसा हो रहा है कि रिपोर्टर भी घायल हो रहे हैं, किसान भी घायल हो रहे हैं। शुरुआत हम फातिमा से करते हैं। फातिमा, हम अक्सर सुनते रहते हैं कि एक बहुत बड़ा इंडिया में मीडिया में भी ऐसे लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो कहते हैं कि आर्थिक रूप से चोट करना है। ऑन कैमरा बोला जाता है कि आर्थिक बहिष्कार, इकोनॉमिक बॉयकॉट किया जाए। जो आपकी स्टोरी है, क्या उसी का हिस्सा है? देखिए, मेरी स्टोरी जो है एक स्पेसिफिक नीश को देखते हुए है। वो ये है कि टेक्नोलॉजी जो आजकल हम सब ने एम्ब्रेस कर ली है, वो कैसे एक टूल बन गई है हेट मॉन्गर्स के हाथ में, या आप मान लीजिए जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग हैं, जो बिगट्स जिनको हम बोलते हैं, या जो डिस्क्रिमिनेशन में एक तरह के बिलीव करते हैं, जिन्होंने इंटरनलाइज कर लिए हैं जो भी तरह हैं दूसरी कम्युनिटी के बारे में, जो स्टेरियोटाइप्स हैं या जो नफ़रत उगालने वाली जो बातें हैं, वो कैसे टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं अपना ये डिस्क्रिमिनेशन को परपेचुएट करने में, फर्दर करने में। ठीक है, तो ये नीश को मैं देख रही थी, और ये कुछ महीनों पहले ये आइडिया आया एक्चुअली मेरे माइंड में, जब मैं और कुछ फ्रेंड्स हम बातें कर रहे थे, और वो बता रही थी मेरी एक फ्रेंड की वो एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया में रहती हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें कुछ फ्रूट सेलर्स मिल जाते हैं जो मुसलमान हैं, और उन्होंने बहुत मैटर ऑफ फैक्टली बोला कि ये बहुत रेयरली होता है, बट होता है। और मैंने उनसे पूछा तुम्हें कैसे पता कि ये मुसलमान है, आपने उनसे बात की या कैसे? तो कहती नहीं, वो तो गूगल पे जब करो तो आ जाता है ना नाम। एंड दैट्स व्हेन इट स्ट्रक मी कि ये जो मेरी दोस्त है उनका तो एक बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन था,
लेकिन काफ़ी सारे लोगों का नहीं होगा। जैसे देश में हालात हम कवर करते आ रहे हैं, आप भी बहुत कवर करते हैं हेट क्राइम्स जो देश में होते रहते हैं। और फिर मैंने इस चीज़ को बहुत ही डिलीजेंटली स्टडी करना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, और मैंने बहुत सारे फ्रूट वेंडर्स और वेजिटेबल वेंडर्स उनसे बातें की। और फिर मैंने बहुत पहले एक साल पहले एक प्रोफाइल की थी एक लेडी पे, राधा सेमवाल धोनी, उत्तराखंड की ये राइट विंग विजिलेंटी हैं। इनके बहुत वीडियोस वायरल होते रहते हैं आए दिन, जिसमें वो किसी को हरास कर रही हैं, किसी दरगाह कहीं तोड़ रही हैं। और उनकी वीडियोस जब मैंने स्टडी किए वेंडर्स को असॉल्ट करते हुए या उन्हें हरास करते हुए, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये बोला कि हम यहाँ आए थे अपना कुछ जूस पीने या जो भी करने, और फिर हमने जब इसको गूगल पे करना शुरू किया या पेटीएम करना शुरू किया, हमने देखा कि अरे इसका तो नाम अली लिख के आ रहा है। और फिर वो बोल भी रही हैं आगे कि हम नहीं खाते मुसलमानों का, हम नहीं थूक का खाया हुआ डाला हुआ खाते हैं या पीते हैं। तो जब वो एक्सप्लिसिटली बोल रही हैं ये बात कि हमने गूगल पे करते हुए नाम इनका आया, तो ये आपको क्लियर हो जाता है कि ये जो एक इंसान की प्रिवेसी है, जो उनकी आइडेंटिटी है, वो रिवील करके आप उनको और वल्नरेबल कर रहे हैं, और अब लोग कहेंगे, ये कुछ कमेंट्स भी आए थे उस टाइम मैंने देखे थे कि द प्रॉब्लम इज़ नॉट QR कोड, द प्रॉब्लम इज़ दिस लेडी। बट बात ये है कि लेडीज लाइक हर, पीपल लाइक हर हैव एग्जिस्टेड सिंस टाइम इमेमोरियल, राइट? वो लोग पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, अभी भी हैं। लेकिन अगर आपकी टेक्नोलॉजी एक ज़रिया बन जाती है उनकी नफ़रत को आगे बढ़ाने का, तो एक प्रॉब्लम है ये। और इस पे फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया, तो ब्रॉडली ये स्टोरी थी। मतलब लेकिन मैं जो अभी आपने बोला कि टेक्नोलॉजी वजह है, मुझे याद है भी हाल फिलहाल में भारत के कई केंद्रीय मंत्रियों ने मिर्च वाले का QR कोड, कोई मिर्च बेच रहा है तो वहाँ वो QR कोड रखा, उसको ट्वीट करते थे कि देखो डिजिटल कितना बढ़ रहा है, लोग डिजिटल को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे याद है अश्विनी वैष्णव ने एक ट्वीट किया था, कई लोगों ने इस पर ट्वीट किया। लेकिन मुझे भी लगता है जो आपने कहा कि कमेंट्स आ रहे हैं, वजह वो QR कोड नहीं है, वजह अंदर जो भरी हुई नफरत है वो है ना। QR कोड तो ये पैसा देने का माध्यम है, वो कैश में भी आप दे सकते थे। अगर कैश में देते हुए आपको पता चलेगा कि कौन है, तब भी तो आप जैसे। बट आपको कैसे पता चलेगा? आप ये सोचिए ना बसंत, कि पहले भी आप कहीं जाते थे, आप उनको जो आपके घर में भी चलिए मानिए डिलीवरी करने आ जाता था दूध की शॉप से, उसको आप क्या चिंटू राजू आप ऐसे ही बोलते थे, ये छोटू आ जा ये कर ले। एट बेस्ट आप, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस डोंट केयर कि उनको के लिए कौन डिलीवरी लेना आ रहा है। वो कभी इतनी करेंगे ही नहीं मेहनत कि उनसे पूछ लें कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर वो पूछ लें और वो चीज़ उठे वो अलग है, लेकिन यहाँ पे तो एज अ गिवन आप बोल रहे हैं कि आप जिस भी दुकान में जाएंगे जहाँ पे QR कोड है, एंड इफ़ यू चूज टू पे वाया दैट, तो आपको उनका नाम पता चल जाएगा। तो अब इसमें जब मैंने ये सब देखे इंसिडेंट्स होते हुए, देन आई स्पोक टू टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स। मैंने उनको बोला कि कोई रीज़न है क्या कि ये आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो रही है? क्या ये एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहा है? क्या ये पेमेंट की स्मूथनेस को इंक्रीज़ कर रहा है? कोई रीज़न हो, कोई भी रीज़न हो, तो मैं उसे एड्रेस करना चाहूँगी अपनी स्टोरी में। तो उन्होंने कैटेगोरिकली बोला इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है एक्सेप्ट फॉर। और ये भी मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि जब मैं भी जाती हूँ कहीं पे करती हूँ, मैं QR कोड स्कैन करती हूँ, एंड देन मैं जो भी नाम लिख के आया, सपोज मानिए लिख के आया राजू, मैं पलट के पूछूंगी राजू ना, आई डू कन्फर्म, और ये लोग कन्फर्म करते हैं, एंड उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट से मैंने बात की और उन्होंने इस बारे में सोचा और दे गॉट बैक टू मी, दे सेड कि दैट्स राइट, पीपल डू कन्फर्म, एंड दैट आइडेंटिफायर डजंट हैव टू बी देयर नेम, इट कैन बी अ यूनिक 4-digit अल्फा न्यूमेरिक कोड, राइट? जैसे मैंने सपोज कोई दुकानदार हैं, उनको जैसे ही उन्होंने ऐप गूगल पे या पेटीएम पे अपना बनाई प्रोफाइल, उनको उनके QR कोड के साथ एक यूनिक वो को ID मिल जाए, जैसे E001 फॉर एग्जाम्पल। तो इंस्टेड ऑफ टर्निंग अराउंड एंड आस्किंग राजू, आई कैन जस्ट आस्क E001, वेरी सिंपल, राइट? वही पर्पस सॉल्व हो रहा है एंड अनोनिमिटी भी मेंटेन हो रही है। नाउ अब क्या है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फिनटेक कंपनीज की है, ठीक है? ये बहुत इजी है कहना कि अरे ये तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिटी तो पता होनी चाहिए। बट अगर आपकी टेक्नोलॉजी जो आपने पैसे दे के बनवाई है, जो आपने पॉपुलराइज की है पूरे देश भर में, अगर वो यूज़ हो रही है किसी गलत काम पे, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी तो आती है। इसीलिए मैंने एक कंपनी को कॉल किया, मैसेज किया, मेल किया, उनसे रिस्पॉन्स जानने के लिए, और एज ऑलवेज जो एक्सपेक्टेड था कि मेजॉरिटी ने दे डिक्लाइन टू कॉमेंट। एंड आई विल से दिस, राइट, दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट लिमिटेड टू QR कोड्स। ये तो एक नई चीज़ है, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो हमारी फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, जोमेटो, स्विगी, जो हमारी कैब हेलिंग ऐप्स हैं, ऊबर, ओला, उनमें भी जैसे ही आप बुक करते हैं, ऐप में ही या तो डिलीवरी एजेंट का नाम लिख के आ जाएगा, फूड डिलीवरी ऐप्स में उसमें ड्राइवर का नाम।
एंड उसमें भी जोमेटो के कितने केसेस आए हैं पिछले कुछ सालों में जिनमें वो हरासमेंट हुआ है। ऊबर वालों ने मुझसे बात करते हुए बताया कि उनका जैसे ही वो उनको पता चलता है, या तो अब अगेन लाइक आई सेड कि हर जगह जो है टेंजिबल नहीं होता है, हर जगह हरासमेंट नहीं होता है, कई तरह एक बायस सीप इन हो जाता है। वो तो या तो डाउन रेट उनको किया जाएगा धीरे धीरे, और इनफ टाइम्स अगर आपको डाउन रेट किया जाए आपको वो प्रीमियम राइड्स मिलनी बंद हो जाएंगी। इन जोमेटो एंड स्विगी तो ये भी ट्विटर पे कुछ साल पहले इतना चला था, लोग स्क्रीनशॉट डाल देते थे कि किसी मुस्लिम डिलीवरी एजेंट का नाम है और वो बोल रहे हैं कि जोमेटो आई डोंट वांट माय फूड फ्रॉम अ मुस्लिम। ये अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? पर मुझे अच्छा लगा आपकी स्टोरी कहीं पार्ट है कि जोमेटो ने बोल दिया आप कैंसिल कर दें। वो 2019 में एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैंने उसको इंक्लूड किया। एंड उनके जो फाउंडर हैं तिमिंदर गोयल, उन्होंने भी लिखा फूड हैज़ नो रिलीजन, और उन्होंने बोला हम एजेंट नहीं बदलेंगे। लेकिन चलिए ये तो एक तरह का वो हो गया ना जिसमें इस आदमी ने ट्वीट कर दिया। इन अदर केसेस जैसे मैंने एक जोमेटो के डिलीवरी एजेंट से बात की, उनको फिजिकली बीटअप किया गया था लास्ट ईयर एक जगह पे, और उन्होंने उस बारे में पूरा बताया। और नहीं सॉरी, ये जो है नांदेड़ का इंसिडेंट था। और उन्होंने उसके बाद मैंने उनसे पूछा अच्छा आपको वैसे कोई और डिस्क्रिमिनेशन फेस हुआ है? तो कहते हैं हाँ मैम ये तो नॉर्मल है कि वो देखते हैं आपको मुसलमान नाम और वो कहते हैं कि आप ना दरवाजे पे छोड़ दो, हमें हाथ से आपके नहीं लेना। अच्छा। हाँ, और उन्होंने इतनी कैजुअली ये बात बोली, और ये मैंने स्टोरी में भी इंक्लूड किया कि उनके लिए तो ये इतना नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ना कि उन्होंने तो बोल दिया मैम लोग छुआछूत में मानते हैं तो हम क्या करें। उनके लिए असॉल्ट बड़ी चीज़ है, जो है बड़ी चीज़, बट आप इस डिस्क्रिमिनेशन को, अब वो यही बात है ना, ये एजेंट्स जो हैं ये रिपोर्ट भी नहीं करेंगे। ये तो वन ऑड इंसिडेंट हो गया कि किसी ने ट्वीट कर दिया जोमेटो को कि मुझे नहीं खाना, मुसलमान से खाना चाहिए। लेकिन कितने लोग हैं जो ये एक्चुअली कैंसिल करवाते होंगे, जो गलत तरह से बात करते होंगे, बिहेव करते होंगे, बाहर खाना छुड़वा देते होंगे, बोलते, एक भी इंसिडेंट में ये भी बोला गया तू कैसे हमारे एरिया में घुस आया। हाँ। है ना, ये सारी चीज़ें। और ये गिग वर्कर्स के जो जिन पे स्टडी किए उन्होंने भी मुझे बताया कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ब्लैक और वाइट नहीं होता है ना, ये नहीं होता है कि ये है तो डिस्क्रिमिनेशन, ये नहीं है तो नहीं है, कई ये ग्रे में फॉल होता है। जैसे कि ये इंसिडेंट ऑफ छुआछूत, ठीक है, तो अगर ऐसे इंसिडेंट को कई बार जो गिग वर्कर है वो खुद रिपोर्ट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि अब मैं रिपोर्ट करूं कुछ हो ना हो, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में नहीं हुआ, ये कई स्टडीज इस पे आई हैं। उनको एक सेट नंबर ऑफ डिलीवरीज अपनी कंप्लीट करनी है एक दिन में, तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है मैं ये ह्यूमिलिएशन इसको स्वॉलो कर लेता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये आई थिंक कंपनीज नीड टू वेक अप एंड रियलाइज कि हमें प्रोएक्टिवली कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। एंड वन थिंग कि फिनटेक कंपनीज का भी ना दिस इज़ अ वेरी बहुत ही ईजी स्टांस हो गया है। ही विल पुट आउट दिस ट्वीट सेइंग कि मैं इस बार इसको कंडेम करता हूँ, बट इन द एंड फॉर अ पर्सन जो कि डेली डिलीवरी कर रहा है, 20 डिलीवरी कर रहा है, 25 कर रहा है, उसको ऑन अ डेली बेसिस अभी भी फेस वो करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा कि ट्वीट नहीं कर रहे लोग, बट डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है इन द ग्रे। आपने उत्तराखंड में जो आपकी स्टोरी की शुरुआत होती है, 2 केसेस हैं जो उत्तराखंड की हैं। एक केस है जिसमें वो जूस वाला जिसका आपने जिक्र किया, और दूसरा एक दुकान है देहरादून में ISBT के पास, उसमें जय श्री राम का पोस्टर लगा हुआ था, दुकान का नाम अमन है। उसमें जो धोनी हैं जो जिनका आपने प्रोफाइल भी किया पास्ट में, उन पर FIR भी हुआ था। आपने उन दुकानदारों से भी बात की, तो मेरा 2 सवाल है, आप दोनों को अलग अलग जवाब दीजिएगा कि उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखिए, एक तो होता है कि आप मतलब डायरेक्ट उनके साथ छुआछूत नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट उनको दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं बता रहे हैं। एक होता है कि डायरेक्ट आप यहाँ दुकानदार के साथ आपने सीन क्रिएट कर दिया, वहाँ जूस वालों के साथ आपने पूरा वीडियो बनाया, वहाँ आप बोल रहे हैं कि मैं मुसलमानों का दिया हुआ नहीं खाते। तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ? क्या अभी भी वो दुकान चला रहे हैं? क्या असर है? क्या दुकानदारी पे गिरावट आई है? क्या बात हुई आपके उनसे? देखिए, पहले केस में तो जो वो शॉप थी वो 13 साल से वहीं है, ठीक है, और वो राधा धोनी अपने वीडियो में क्लेम कर रही हैं कि ये इन्होंने अपना हिंदू नाम बताया पर ये देखो गूगल पे में मुस्लिम निकला। और उन आदमी से मैंने बात की, वो कहते हैं मैम हम क्यों झूठ बोलेंगे, हम 13 साल से यहाँ हैं, सबको पता है मुसलमान है, क्योंकि आप एक जगह पे इतने साल से हो, वही फिक्स्ड आपकी जूस शॉप है, आते जाते किसी सबको आसपास पता होता है। और दूसरे जो इंसिडेंट था उसमें ये था कि वो उनकी शॉप नहीं थी, वो उसमें बस बैठे थे, काउंटर संभालते थे वो, एंड वो जो जय श्री राम का पोस्टर था वो सब जो है जो शॉप ओनर थे उनका था। और ये पुलिस के स्टेटमेंट में भी एक्सप्लिसिटली आया कि इसमें इन शॉपकीपर की कोई गलती नहीं थी। जब मैंने बात की फर्स्ट केस में जो शॉपकीपर हैं उनसे, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे साथ ये कभी नहीं हुआ पहले, और उन्होंने बोला ये बात कि ये जो
हेट मॉन्गर्स हैं, जो नफरत फैलाने वाले हैं, उनके लिए चलो उनको कोई भी एक्सक्यूज चलता, लेकिन ये एक इजी जरिया बन गया कि देखो देखो हमने गूगल पे किया, देखो देखो नाम आ गया। और आप जब ये प्रूफ दिखा देते हैं, चाहे उस आदमी ने क्लेम किया हो अपनी कोई और आइडेंटिटी या नहीं, ये एक इजी एक्सक्यूज बन जाता है कि देखो मेरे पास प्रूफ है कि ये कौन है। पहले तो ये प्रूफ का क्या मतलब है, उसने कोई चोरी चक्की की, आपका प्रूफ किस चीज का है? प्रूफ है कि ये मुसलमान है। अब आप देखिए, मुसलमान होना आप इफेक्टिवली कह रहे हैं कि एक एक्ट ऑफ एक क्रिमिनल एक्ट है कि मेरे पास एविडेंस है कि तुम मुसलमान हो। लाइक आप बस उस सेंटेंस के बारे में 1 मिनट सोचिए कि इसका क्या मतलब है कि मेरे पास एविडेंस है। एविडेंस तो हम किसी जुर्म का लेते हैं ना। जुर्म क्या है वहाँ? जुर्म क्या है? दुकान चलाना। और ये एक्सटेंट हो गई कि लोग अब इसको भी मतलब ना ट्विस्ट करके जस्टिफाई कर सकते हैं। मतलब ये हम सोचते ही नहीं उस तरह तक। हम इसी में हम इतना खो गए हैं, जो नॉर्मलाइजेशन हो गया है हेट क्राइम्स का, कि चलो मुसलमान तो व्हाटएवर भी यहाँ पे पिटता रहता ही है। ये जो प्रॉब्लम है, इसके बारे में हमें बहुत गहराई से सोचना होगा। एंड इन लोगों ने बोला भी कि हमारे साथ ये कभी नहीं हुआ था 13 साल में, पहली बार हुआ और हम बहुत डर गए। और ये तो चलिए, ये जो लेडी हैं ये बहुत वायरल होती रहती हैं आते जाते, लेकिन इन मेनी केसेस यू नो वी डोंट नो, ये जो राइट विंग विजिलेंटी ग्रुप्स हैं वो उनका हमें पता नहीं है, वो कोई भी कल खड़े होके आ सकता है। तो हम ये कह रहे हैं विजिलेंटी ग्रुप, ये देखिए दिल्ली के एक सांसद ने कैमरे पे एक सभा में बोला था कि मुस्लिम का इकोनॉमिक बाइकआउट करो। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। एक टीवी चैनल है जिसपे वही चलता रहता है कि बाइकआउट करना है, सोशल इकोनॉमिक बाइकआउट से ही एक बहुत ज़्यादा हम उनको इकोनॉमिकली हर्ट कर सकते हैं और वो बहुत डाउन चले जाएंगे। तो सिर्फ हेट मॉन्गर में नहीं है ना, एक तो ये आम लोग हैं जो एक सांसद हैं जिनको संसद में बैठ के कानून बनाना है देश के तमाम नागरिकों के लिए, वो भी बोल रहे हैं। आपकी स्टोरी पढ़ते हुए मुझे एक चीज़ का लगा कि वो भी पार्ट अगर होता तो, कि जो लोग, मान लीजिए जिसने बोला था कि हमें मुस्लिम ड्राइवर नहीं चाहिए या मुस्लिम डिलीवरी बॉय नहीं चाहिए, वो या उन दुकानदारों से, जैसे ये धोनी जैसे लोग हैं, ये तो चलिए पब्लिक में इनकी इमेज है कि यहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों में रहते हैं, उनके अंदर ये बात क्यों आ रही है कि हम मुसलमान से नहीं खरीदेंगे? कोई ऐसा मिला आपको जो ये बोले कि हम नहीं खरीदेंगे? क्यों नहीं खरीदेंगे? मेरे पास ये बहुत, जो मैंने पहले भी इन ऐसी चीज़ों पे स्टोरी की हैं, तो उसमें मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं लोगों के बोलते हुए कि ये तो हमारा राइट है ना। और इस स्टोरी पे भी बहुत कमेंट्स आए कि ये तो ट्रांसपेरेंसी है, एक ये जो शब्द है जो लोगों ने पकड़ लिया है, जो वैसे लोगों को ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए होती है हमारे गवर्नेंस सिस्टम में, बट यहाँ पे चाहिए लोगों को कि तो हमारा राइट है, इसमें गलत क्या है, आई शुड नो हु आई एम हैविंग फूड फ्रॉम। और ये इनफैक्ट एक कंपनी ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी बोला, फूड डिलीवरी कंपनी ने, उन्होंने मुझे बोला कि देखो वी आर ट्राइंग टू बी ऑथेंटिक, और ऑथेंटिसिटी का ये एक रूल है, एक अनसेड रूल है कि पार्टीज शुड नो कि कौन खाना देने आ रहा है कौन। और उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत सही कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, बस उन्होंने कहा हम नाम इसलिए डालते हैं। पर आई फील लाइक दैट्स अ कॉप आउट, यू नो, दैट्स अ कन्वीनियंट कॉप आउट। ये एक तरह का एक अच्छा एक एक्सक्यूज़ है बोलना कि वो हमें वी डिजर्व टू नो हम किससे खा रहे हैं, या हमारा राइट है मना करना। उस राइट, दैट राइट ऑफ सेइंग नो, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, राइट। उसी को अपार्थाइड कहते हैं। वो भी उस वक्त भी जो यू नो जब अपार्थाइड लॉज थे फॉरेन कंट्रीज़ में, उसमें भी ये राइट था उन लोगों का लीगली कि जो अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजन्स हैं, ब्लैक सिटीजन्स हैं, उनको बस में ना बैठने दें या उनको रेस्टोरेंट में ना बैठने दें। दैट वाज ऑल लीगल, स्लेवरी वाज लीगल, राइट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर एज पर द लॉ, बट दैट डजंट मेक इट ओके। और वो लोग भी ये कहते थे, ये हमेशा ये ज़िंदगी में, हिस्ट्री में ये चलता आया है कि हमारा राइट है हम किसके साथ बैठें, किससे बात करें, किससे ना करें, किसको अपने स्कूल्स में एंट्री दें। और जहाँ हम पूरे टाइम बात करते रहते हैं कि मुसलमानों को कैसे घर नहीं मिलते हैं, तो लैंडलॉर्ड भी कह सकता है हमारा राइट है हम किसको ना करें। आपका राइट है, बट दैट इज स्टिल डिस्क्रिमिनेटरी, यू नो, दैट इज स्टिल बिगेटेड। आपका राइट्स है, लेकिन आप जिसको नहीं दे रहे हो किस बेस पे दे रहे हो? और उनका भी तो राइट्स है जिनको नहीं दे रहे हैं, यू नो। तो ये जो है लोग जो है, ये लैंग्वेज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ऑफ राइट्स, ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑफ ऑटोनॉमी, ये सारी चीज़ें लेके
एक्टिवली एक सेक्शन को एक्सक्लूड कर रहे हैं. एंड यू आर राइट इन सेइंग कि दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू हेट मॉन्गर्स. ये आम ही लोग हैं, क्योंकि वो हेट मॉन्गर ये कर देंगे, हम जैसे रिपोर्टर्स के लिए आसान कर देते हैं डॉक्यूमेंट करना, क्योंकि वो एक्सप्लिसिटली बोल देते हैं कि देखो मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुसलमान है, मुझे थूक का नहीं करना, और ये इसकी गूगल पे आया, तो इट मेक्स इट ईजी फॉर अस टू डॉक्यूमेंट सच थिंग्स. लेकिन जैसा आपने इवन इन दैट जोमेटो केस, राइट, उस आदमी ने, उन्होंने जिन जेंटलमैन ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे मुसलमान एजेंट नहीं चाहिए, उन्होंने जोमेटो की अपनी चैट खुद रिलीज की. उसमें उन्होंने लिखा कि आई वांट टू चेंज माय डिलीवरी एजेंट. जोमेटो ने पूछा क्यों, उन्होंने लिखा कि श्रवण चल रहा है, का महीना चल रहा है, और मुझे आई डोंट वांट इट रूइंड बाय मुस्लिम डिलीवरी एजेंट. तो आप देखिए ये जो चीज़ें हैं, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया उसको, मतलब कि ऐसा नहीं है कि यू नो, आई फील लाइक टिल सम ईयर्स बैक देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ शेम टू इट. यू नो, कई जो चीज़ लोग होल्ड करते थे ऐसे ओपिनियंस, वो अपने ड्राइंग रूम में करेंगे, अपने यू नो बंद उसमें करेंगे, अब वो उसको ट्वीट कर डाल लेते हैं. तो इससे जो अंडर प्रिविलेज मुसलमान हैं उसके लिए तो लाइफ बहुत वल्नरेबल हो गई है. बिल्कुल आपने सही कहा कि जो चीज़ें लोग बोलने से बचते थे या बोलने से पहले सोचते थे कि मतलब ये गलत है, नहीं बोलना चाहिए, वो बोलने लगे, खुल के लिखने लगे हैं. आप सोशल मीडिया पे देखिए कि वहाँ गालियाँ पड़ रही है खुले खुले. फातिमा, हमें ये बताइए कि कोई एक ऐसा आपको डिलीवरी बॉय मिला हो या कोई ऐसा मिला हो जिसने, जो अब डिस्क्रिमिनेशन का जो उसका लेवल हो कि भाई किस हद तक डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है. या कैब ड्राइवर, मेरे कुछ साथी हैं जो जामिया इलाके में रहते हैं, वो शाम को 12 बजे के, मतलब शाम को 8 बजे के बाद कैब बुक करते हैं जामिया इलाके का, तो कैब वाले कैंसिल कर देते हैं, उनको जामिया यूनिवर्सिटी तक बुक करना पड़ता है, या सीसी जो जुलेना वाला इलाका वहाँ तक बुक करना होता है, फिर वहाँ से वो ई रिक्शा या मेट्रो से जाते हैं. तो ये भी एक तरीके से आप सिर्फ वो जो गाड़ी चलाने वाला है उसका ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो ट्रैवल करने वाला है उस इलाके में बता दिया गया, जैसे जामिया इलाका मुस्लिम बाहुल इलाका है, उसका भी, उन जो ग्राहक है उसका भी तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एक तरीके से. तो हम ये बताएं कि कोई ऐसा मिला जो बताए कि किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है. आपने 2-3 तो उदाहरण दे दिए, कोई और आपके पास उदाहरण हो? जैसे एक केस में ये हुआ कि वो जोमेटो डिलीवरी एजेंट थे, वो जा रहे थे नांदेड़ में बजरंग नगर एक एरिया है, वहाँ पे खाना देने, और होली का दिन था, और उन्हें पकड़ के असॉल्ट किया गया, और उनको ये बोला तू हमारे एरिया में कैसे घुस आया. एक और केस है, उसमें वो अमेज़ॉन डिलीवरी एजेंट थे, ये हैदराबाद की बात है. वो गए, वो पहुँचे जब, तो उनको मतलब वो कुछ मिनटों से लेट थे, कुछ ऐसा कन्फ्यूजन हो गया था लोकेशन को लेके, वो फाइनली पहुँचे, उन्हें बहुत पीटा गया, और उनका नाम तो आ गया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि क्यों ना कभी कर क्या होता है, आप कह देते हो कि डिलीवरी एजेंट को कि लोकेशन एक्सचेंज कर लेते हैं व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने व्हाट्सएप अपना नंबर दे दिया, रिलक्टेंटली पर दे दिया, और उसमें उनकी काबा की फ़ोटो थी, उनकी व्हाट्सएप डीपी, यू नो, तो एक और मार्कर मिल गया कि ये मुसलमान ही हैं. जब वो पहुँचे तो उनसे उनका आधार कार्ड लिया गया, कहाँ का है, उनके नाम और डिटेल सब ली गई. ये हुआ. ऊबर में, एक हैदराबाद में एक और केस है, एक ऊबर ड्राइवर थे, वो उनको साइड से कुछ लोग आए और उनको पकड़ के उनको उनकी दाढ़ी खींची, उनको निकाला गाड़ी से, उनको मारा पीटा, उनको रॉब भी किया, और उनकी तस्बीह भी लटकी हुई थी वहाँ पे. तो ये एक और जैसे मार्कर कन्वीनियंट हो गया था उनके लिए. तो ये सारे इंसिडेंट्स हैं बहुत सारे. कई केसेस में उन्होंने ये भी बोला कि देखो, एकदम सिंपल सी चीज़ होती है कि हम बता नहीं सकते कि कैसे ये क्या हुआ, क्योंकि टेंजिबल नहीं है, लेकिन यू नो गाड़ी में बैठते उनका बिहेवियर बदल जाएगा, या वो एक्सप्लिसिटली बोल देंगे कि भाई आप कैंसिल करो, कोई और करें, या आप यू नो आपको जब उनके बिहेवियर में कुछ फील होगा और वो बाद में पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर उन्हें रेटिंग भी मुझे बहुत कम दी. और तो ऐसी चीज़ों से वो टारगेट. अनफॉर्चुनेट ये भी है कि इतने सारे केसेस में यू नो दीज पीपल सेड कि हमें कंपनी ने कोई हेल्प नहीं की. पॉइंट तो ये है ना, पॉइंट अल्टीमेटली क्या है, मैं आम लोगों से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो हर कोई फुलफिल नहीं कर सकता है, बट अगर ये फिनटेक कंपनीज हैं जिन्हें हम इतना पैसा दे रहे हैं, उनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है. और इन सारे केसेस में इन सब ने जॉब भी छोड़ दी अपनी. जैसे वो ऊबर ड्राइवर जो थे, उन्होंने कहा मैं तब से ड्राइव ही नहीं कर पाया, मैं इतना ट्रॉमेटाइज हो गया उस इंसिडेंट के बाद. एक और जो है वो जो जोमेटो के थे, वो स्टूडेंट थे, यंग 20 साल का बच्चा है, और वो स्टूडेंट भी है और ये भी काम करता था थोड़ा अपने आप को हेल्प कर देने के लिए. बहुत ही अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, और उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा. वो कह रहे हैं तब से मैं कुछ भी नहीं पिकअप कर पाया हूँ काम. तो यू नो एक तरह से जो आपके जो वर्कर्स हैं, जो आपका
उनका खाना पीना इधर उधर कर रहे हैं, उन्हीं को आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और द थिंग इज़ कि गिग वर्कर्स को तो डिस्क्रिमिनेशन तो इतना है, और रिपोर्ट भी होता रहता है ये चीज़ें, इतना उनके साथ उनको बहुत ही गलत गंदे सर्कमस्टेंसेज में वो जीते हैं। उस पे आप ये एक चीज़ जो आप एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं कि आप उनका नाम ना डिस्क्लोज करें। हाउ डिफ़िकल्ट इज़ दैट, यू नो। और ये मैंने एक श्रीनिवास कोडली जो हैं, जो बहुत डेटा एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, उनसे मैंने बात भी की। मैंने कहा कि आप मुझे बताइए कोई रीज़न है, क्योंकि मुझे आई जेन्युइनली वांट टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस फिनटेक कंपनीज। मैंने कहा कोई रीज़न है? वो कहते कोई रीज़न नहीं है, इट्स जस्ट दैट टुडे हमारी सिस्टम ऐसा है, टेक्नोलॉजी कंपनीज ऐसी हैं दैट दे आर इंसेंटिवाइज टू ए कलेक्ट एज मच इन्फॉर्मेशन, बी डिस्क्लोज इट। चलो तुम कलेक्ट कर रहे हो, तुम उसका नाम उसका सब कुछ जान रहे हो, क्यों तुम कह लो कि यू नो सेफ्टी और जो भी तुम्हें अपना डेटा कलेक्ट करना है, आजकल डेटा पे ही सब कुछ चल रहा है, बट उसको डिस्क्लोज भी कर रहे हो, यू नो द वन थिंग दैट यू कैन प्रिवेंट। एंड फिर आप उसमें आपको ये भी नहीं है कि आपके आंखों के सामने ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं इसमें नाम पता चले, और आपको ये नहीं आ रहा है खुद से कि वी कैन डू समथिंग टू स्टॉप दिस, बट वी आर नॉट। और उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि अरे जो जहाँ जहाँ हमें पता चले वहाँ पे हमने यू नो इस यूज़र को ब्लॉक कर दिया फॉर इंस्टेंस। लेकिन आप जहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं वहाँ वो क्यों नहीं ले रहे? आप बाद में ग्रीवियंस को एड्रेस कर रहे हैं, वो भी एक तो हर ग्रीवियंस को नहीं कर रहे, 1 out of 10 को कर रहे हैं एट बेस्ट। उसमें से आप प्रिवेंट जहाँ कर सकते हैं वो चीज़ें होने में टू अ लार्ज एक्सटेंट, वो आप कर नहीं रहे हैं। पर ये जो टेक कंपनियां हैं या जो फूड वाली कंपनियां हैं, ये तो अपनी तरफ से जो करें वो तो करें ही, लेकिन जो आम लोग हैं उनको नफ़रत का जो पूरा एक माहौल है उससे खुद को बचाना होगा। नफ़रत आपको एक तरीके से, जो नफ़रत करने वाले लोग हैं खुद से ही बेचैन रहते हैं और जो प्रेम करने वाले लोग हैं वो खुश रहते हैं। ये साइंस भी कहता है कि आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो जितना देर आप सोचेंगे उतना देर आपका भी दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। तो नफ़रत करने वाले से थोड़ा दूरी बनाइए, प्रेम ही सत्य है और प्रेम से रहिए इस देश में। अब हम लौटते हैं आर्यन के पास। आर्यन, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि शंभू बॉर्डर से लौटे हैं और घायल भी हो गए थे, तो शुरुआत उसी से करते हैं कि आर्यन एकदम 14 तारीख की सुबह का वक्त था, हम लोग रात को रिपोर्ट करके लौटे थे और एकदम 9, साढ़े 9, 10 बजे हम लोग फिर से बॉर्डर जहाँ पे किसान और सुरक्षा बल के लोग हैं, नदी का पुल है, वहीं पे हम लोग खड़े थे। क्या हुआ जब आपको चोट लगी और उसके बाद क्या हुआ? तो हम 14 को सुबह जो हम देख रहे थे पहली बार, क्योंकि 13 को टीयर गैस हुआ था बहुत ज़्यादा, तो हम 14 जब सुबह पहुँचे तो हमारा इंटेंशन यही था देखना कि कैसे एजुटेशन बढ़ रहा है, क्या आज कुछ होगा, क्या किसान आगे बढ़ रहे हैं, कैसे माहौल बदल रहा है। तो हमारे सामने इंटेंशन यही था कि कैसे उसको कैप्चर किया जाए। तो उस पूरे प्रोटेस्ट में पीछे ट्रैक्टर्स थे एंड उसके आगे जैसे आप आगे जाएं पुलिस की तरफ, एक जैसे डेंसिटी बढ़ रही थी, लोग ज़्यादा हैं आगे की तरफ। तो वहाँ पर जो पॉइंट है जहाँ ब्रिज है, ब्रिज की एकदम स्टार्टिंग पर शुरू में पहले तो एक निहंग जी थे जो बाइक लेके चल रहे थे, राउंड मार रहे थे 2-3 बार थोड़ा ऐसे करने के लिए, बट बाकी जो एल्डर्स थे उस प्रोटेस्ट के वो उन्होंने शुरू किया लोगों को रोकना कि आप रुकिए, आप आगे मत जाइए। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि जब तक इस साइड से किसान कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज अभी तक हमने जो ट्विटर पे देखा था और न्यूज़ देखी थी वो यही थी कि किसान आगे बढ़ रहे हैं तो टीयर गैस से उनको पीछे लाया जा रहा है। तो अभी सुबह वो डंडे रखे हुए हैं और वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कोई भी उनको रोका जा रहा है। और मेरे सामने था कि वो बहुत पीसफुली बैठे हैं सब, और इसलिए मैं पुलिस और इनके बीच में, और प्रोटेस्टर्स के बीच में जाके, फोर्सेस और प्रोटेस्टर्स के बीच में जाके शूट करा था कि और उसमें गैप कम से कम 100 मीटर से ज़्यादा है, पुलिस और प्रोटेस्टर्स से भी ज़्यादा था। फर्स्ट डे तो बहुत ही ज़्यादा था। तो हम वहाँ पर खड़े हैं और हम शूट कर रहे हैं और लोग अपना बैठे हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा है, एंड मैं बीच में हूँ यहाँ पर और पीछे मेरे फोर्स है और सामने लोग हैं और मैं शूट कर रहा हूँ। एंड सडनली इन द मिडल, बीच में खड़े 3 से 4 टीयर गैस आते हैं एक साथ, और ऐसा भी नहीं कि वो हाई अप किए हों, मतलब मुझे नहीं पता कैसे, बट इट फेल्ट एक मेरे सीधा इधर यहाँ पर जाके गिरता है, और मेरे लिए पहला टीयर गैस है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैंने इससे पहले देखा हो कि कहाँ पर दूर है तो लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्रिपरेशन, बिकॉज यही था कि अगर कुछ होगा तो तभी होगा जब किसान आगे जाएंगे। एजिटेशन होगा इधर से तब उधर से होगा। तो कोई प्रोवोकेशन के बिना कोई रीज़न नहीं था होने का। एंड सडनली जब ये हो गया, एक यहाँ गिरा, फिर मैं भागना शुरू किया। मेरे पास एक स्कार्फ भी था जो गीला था। उन्होंने कहा था कि आप, जो फार्मर्स थे वो कह रहे थे कि आप इसको कवर कर लेंगे तो थोड़ा कुछ बच जाएंगे और निकल जाएंगे, पर उतना भी टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं उसको पहन तक पाऊँ। और उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर मेरे आसपास कहीं एक टीयर गैस मतलब आया और फटा, तो उससे एकदम पूरा आई गॉट लाइक अ वाइट, फेड टू वाइट हुआ मेरा एकदम प्लेन वाइट, एंड आई जस्ट फेल। एंड आई थिंक, मुझे याद नहीं कितनी देर, मुझे लगता है 5-7 सेकंड होंगे, जब मैं
रोड पे ही था एंड देन समबडी जैसे किसी ने मुझे उठाया और आगे लेके गए, तो मुझे एक्चुअली 5-7 सेकंड रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है, कैसे क्योंकि दोनों चीज़ें हो रही होती हैं टीयर गैस में, आंखों से भी बह रहा होता है और आप खांस भी रहे होते हैं साथ साथ, तो दोनों चीज़ों में बहुत ही फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस है वो। बहुत जलन होती है। हाँ, बहुत जलन भी है, अब कुछ नहीं। और के मीडिया वाले थे वहाँ पे या? हाँ बिल्कुल थे। तो सब पे लगी कि नहीं उनके ऊपर भी लगी थी आई थिंक, बट वही है कि जैसे हमें एक मिले थे लोकल रिपोर्टर थे, वो 3-4 दिन से वहीं थे, मतलब 3-4 दिन तो नहीं, पिछले प्रोटेस्ट में भी वहीं थे। तो वो जब खड़े थे बॉर्डर के पास तो उनको एक रबर बुलेट लगी थी जब वो जैसे ही लोगों की तरफ देख रहे थे पीछे से, तो वो हमें बता रहे थे कि वो क्या करते हैं अब, उनको थोड़ा आइडिया हो गया है अब। हमें भी हो गया था दूसरे दिन से एक्सपीरियंस। तो वो नीचे बैठ जाते हैं आंखें बंद करके और कवर करके वहीं के वहीं, ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, सो दैट थोड़ा डिस्पर्स हो जाए। तो फिर उसके बाद आर्यन गिर गए और इनके हाथ में ऑफिस का फ़ोन था, तो वो गिर गया। कुछ थे जो इनको बचा के ले गए, कुछ थे जो फ़ोन लेके चले गए। आप कहाँ थे? और हम दोनों साथ ही थे। अच्छा, आपको भी लगी? नहीं, जब टीयर गैस आया तो मैं अपना शूट कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मुझे खांसी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खांसी थी, तो मैंने माथा नीचे किया, फ़ोन को ऐसे पकड़ा कि कुछ शॉट बन जाए, पर मैं आगे ऐसे झुकते झुकते भागा, लेकिन तब तक मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी और उस वक्त 4-5 लगातार छूट रहे थे, उधर भी इधर भी, तो हम आर्यन को देख भी नहीं पाए कि आर्यन है कहाँ। और उस वक्त होता है ना कि किधर भागें, क्योंकि दूसरे साइड पूरा गड्ढा है, तो अगर उधर गए तो 20 फीट नीचे जाएंगे, इधर पूरा क्राउड है, इधर आंसू गैस के गोले आ रहे हैं, तब और पूरा अनप्रोवोक्ड था ये टीयर गैस, कुछ नहीं। और मैं कुछ प्रिपेयर नहीं हूँ, जैसे नाक वाक पे कुछ बांध लें, फिर एक थोड़ा मैं भागते भागते 10-20 मीटर आगे गए, एक सरदार जी पानी लेके खड़े थे, उन्होंने माँ को पानी मारा, सांस फूल रहा था, फिर मैं पलटा, देखा पूरा धुआं हो पड़ा है। तो ये हुआ। अब बेसिकली 13 तारीख से किसान शंभू बॉर्डर पे हैं। हम आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है और पटियाला अंबाला के बीच में पड़ता है। किसानों की मांग है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बने, इसके अलावा 11 और मांगे हैं। पर किसानों से जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी मुख्य मांग है कि एमएसपी पर गारंटी की कानून सरकार दे, क्योंकि जब पिछले बार 2020 में किसान दिल्ली आए थे तब भी जो 3 कृषि कानूनों को हटाने की मांग थी, उसके अलावा जो चौथी मांग थी कि एमएसपी पर गारंटी की, तब सरकार ने जब ये हटा उसके करीब 8 महीने बाद जुलाई 2022 में एक कमेटी का गठन किया, जिसमें तो तत्कालीन जो सेक्रेटरी थे शायद कृषि मंत्रालय के, शायद नहीं वहीं थे, तो वो उसके चेयरमैन बनाए गए। उसमें लगभग 42-43 लोग हैं और कमेटी का जो हम लोगों ने वो देखा डॉक्यूमेंट, उसमें लिखा हुआ है कि इसका गठन हुआ है एमएसपी को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए। लेकिन आज 2024 का फरवरी महीना चल रहा है, अभी तक उस कमेटी ने अपनी कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है। हमने आरटीआई के जरिए उसका डिटेल भी मांगा था, तो उसमें हमने पूछा था पहले कि कितनी मीटिंग्स हुई और मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आप हमसे साझा करें, तो बताया गया कि 6 मेन मीटिंग्स अब तक हुई है, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आर नॉट अवेलेबल। बताइए, प्रोफेशनली जिसमें इतने सारे सेक्रेटरीज हैं अलग अलग राज्यों के, सरकार खुद शामिल है, उस मीटिंग में मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं है। हमने सेकंड आरटीआई जब फाइल की, हमने पूछा कि कौन कौन मीटिंग में शामिल हुआ और कहाँ मीटिंग्स हुई, नो इन्फॉर्मेशन। तो ये हालत है उस कमेटी की। तो किसान इस बार ज़्यादातर पंजाब के ही किसान है अभी तक। हम लोगों ने कई स्टोरी की है आर्यन, मैंने और तुमने दोनों ने मिलके। कल यानी 19 फरवरी को हरियाणा के डीजीपी ने द हिंदू को बात करते हुए कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जी। साथ ही उन्होंने कहा कि मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल पुलिस कर रही है। आप हमारी स्टोरी देखेंगे, आप तमाम दर्शक जी, आप जो सुनने वाले लोग हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं कि मिनिमम, अगर ये मिनिमम है तो मैक्सिमम क्या होगा। तो आर्यन, आपने जो पुलिस की मिनिमम कार्रवाई है, आपने क्या देखा, थोड़ा बताएं। तो आई थिंक 13 और 14 तारीख को पुलिस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, ऑल्सो बिकॉज उस टाइम वो डर था कि किसान आ रहे हैं। तो तभी हम जब शंभू भी पहुंचे थे तो शंभू में 300 किलोमीटर तक तैयारी हो चुकी थी और ऐसी बैरिकेडिंग सीमेंट के साथ हो रखी थी पूरे। और पहले तो वहाँ पे टीयर गैस थे ही थे, और सेकेंड डे पर तो मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, एक स्पेक्टिकल ही था कि कुछ लोग नीचे खड़े हैं खेत में, कुछ लोग ऊपर खड़े हैं, और बस कांस्टेंट लाइक आप हम कहीं और, हमारे एक तो वहाँ पर इंटरनेट ही था, तो हम फुटेज ट्रांसफ़र करने के लिए 3-4 किलोमीटर इधर से उधर जा रहे हैं। तो आप जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट जो साउंड आ रही है, और वो साउंड भी मतलब समझा नहीं सकता हूँ, बहुत ही ऐसे ठा चल, मतलब इट्स लाइक 15-20 मिनट का वो टाइम था जब हर सेकंड कुछ मारा जा रहा था। याद है हम लोग जब उधर जो हमारी गाड़ी लगी थी और हम लोग हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, 2 ही फ़ोन था, हम लोग कंटिन्यू इतने आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। मुझे 10 साल हो गया एज अ जर्नलिस्ट, हमने दिल्ली राइट्स कवर किया, हम लोगों ने CNR से पूरा कवर किया, बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे, पर इतना ज़्यादा, मतलब आप आर्यन, गोली भी
सरकार ने मना किया मिनिमम बोली, पर रबड़ की गोली लोगों के पेट के अंदर जा रही है। और आप वो उस तो- स्टोरी का थोड़ा जिक्र करें, और पटियाला में जो हमने देखा, जो हमारी स्टोरी भी है, उसके Right. बारे में बताएं कि पटियाला में इमरजेंसी वार्ड के ऊपर जो वार्ड बना हुआ है जी उसका क्या दृश्य है, उसमें कौन लोग थे, उसका थोड़ा डिटेल में बताएं। जी। तो वहाँ पर मतलब पहले हम राजपुरा गए तो वहाँ पर ना हमें ज़्यादा लोग मिले नहीं, तो किसी का यहाँ पर लगाया, किसी का हाथ पे, किसी का आँख पे, तो हमें लगा कि, और डॉक्टर ने भी ऐसे सीरियसली हमें नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ है कि बहुत बड़ा कुछ है, सिर्फ वो उन्होंने बोल दिया कि रेफ़र किया है, तो इसलिए हम फर्स्ट डे राजपुरा नहीं गए। देन शाम को ही एक निहंग सिख वो बहुत क्लोज चले गए बैरिकेडिंग के, और ये मैं जैसे कह रहा था कि थर्ड और फोर्थ डे थोड़ी पुलिस रिस्ट्रेन पे थी क्योंकि मीटिंग चल रही थी, तो बिल्कुल उनका जो मेन बैरिकेड है वहाँ जाके खड़े हो गए ऊपर, और पुलिस ने उनको 2 बार कहा कि मत आइए मत आइए, पर फिर वो वहीं थे तो उन्होंने कुछ फायर किया उन पे, जो उनके यहाँ से वेस्ट पे लगा, पार नहीं हुआ ना, हाँ अंदर फंस गया, अंदर फंस गया, रबड़ की गोली थी कि हाँ इतना बड़ा तो सिर्फ उस गोली का ही छेद है। तो हम वहाँ पर गए देखने सिर्फ उस केस को कि क्या हुआ है वहाँ पे, कि क्या ये गोली चली है, क्या रबर बुलेट है, क्या है। तो वहाँ तो पहले तो वो केस अपने आप में, जो हॉस्पिटल है उन्होंने इतनी सीक्रेसी बनाई हुई है इस बारे में कि हम नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन कुछ भी, हमें निकाल रहे हैं वहाँ से क्योंकि उन्होंने पता चल गया हम जर्नलिस्ट हैं। बट हम फिर वहाँ से गए HDU जो ऊपर है, और वहाँ पर फर्स्ट टाइम हमने देखा कि एक बहुत केस देखे, बट उसमें सबसे बड़ा जो आपने वीडियो भी, जो फोटो भी शेयर की, ऑफ अ पर्सन जिसके पूरे पेट पे डॉट्स के निशान है, उसके अंदर से मेटल के बॉल्स निकल रहे हैं। तो अब कहने को DGP कह रहे हैं कि पैलेट्स नहीं यूज कर रहे हैं आप, वो जो पूरे शरीर पे दाने दाने हो जाते हैं। और जब उसको, एक हमारे वीडियो में पार्ट भी है कि एक वहाँ पे शंभू बॉर्डर पे एक जो 2 नौजवान है जो नर्स है ना, नर्स है, वो ऑपरेशन ब्लेड होता है ना, उससे ऐसे हटा के, तो उसमें से बिल्कुल काला कलर का इतना सा निकलता है, जो आप हमारे वीडियो का भी पार्ट है। DGP कह रहे हैं कि हम पैलेट गन यूज नहीं करें, वो है क्या, मतलब आप DGP को खुद बताना चाहिए कि वो है क्या। और बसंत, आपने लास्ट ईयर फार्मर्स प्रोटेस्ट जो 2020 का कवर किया था, आपको इनिशियल फेज में लगा था कि इतना लेवल ऑफ पुलिस एक्शन है जो अभी कंपैरेटिवली? तो पिछले बार मैं और निधि थे 27 नवंबर को, 27 नवंबर को, जब किसान 26 को आया, तो 26 को मैं था, 27 को आंसू गैस के गोले छूट रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं। और किसी भी प्रोटेस्टर को रोकने के लिए आंसू गैस का गोला, मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, और बहुत कॉमन हो गया अनफॉर्चुनेटली इंडिया में। हाँ, हार्मफुल नहीं होता, मतलब खांसने में दिक्कत होती है, बट किसी की जान नहीं जाती। मतलब हमने पटियाला हॉस्पिटल के MS से बात की, आर्यन और मैंने, तो हमने पूछा कि जो गोली पेट में फंसी है उसे क्या रबड़ की गोली है लेकिन डेथ हो सकती है क्या? तो उन्होंने बोला कि पेट में फंसी है, किसी सेंसिटिव पार्ट में लग जाती तो डेथ तो हो गई। करेक्ट। यही जो कश्मीर में जो पैलेट गन्स यूज करने का आर्गुमेंट है वो ये है कि दीज आर नॉट फेटल, बट लोकल लोग यही बोलते हैं कि अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी से मारा जाए या किसी बॉडी के ऐसे पार्ट में मारा जाए तो वो फेटल हो सकती है और होती है। जी जी। उसके अलावा मैं कह रहा हूँ पैलेट्स तो थी ही सही, पर पैलेट्स के अलावा हमने एक्चुअली बहुत ही ब्रूटल चीज़ें देखी। अब वहाँ पर हम देख नहीं पाए क्योंकि किसी का हाथ कवर्ड था, बट उनका कहना था कि गोली पार कर गई, और मतलब जो भी था वो पार कर गई और हाथ सारी उंगलियां फ्रैक्चर कर दी। किसी के पैर में रॉड डल गया। बताइए, कुछ तो लगा होगा ना। सरकार पुलिस करे मिनिमम फोर्स यूज हो रहा है, किसी का पैर का पूरा हिस्सा उड़ गया, पूरा का पूरा। हाँ, किसी का आँख चला गया है। हाँ, दैट केस। और हमने ये एक्चुअली, ये तो बहुत कुछ लोग तो वहाँ आ गए, कुछ जो फर्स्ट डे पे हम जब नहीं थे तो इंटरनेट पे हमने अपने साथी की वीडियोस देखी जिनके ऐसे आंख यहाँ से बह रही हैं, पूरी खून बह रहा है। तो मिनिमम की क्या, और दूसरी चीज़ कि ये लोग अनार्म्ड हैं एट द एंड ऑफ द डे। अगर वो पास आ भी रहे हैं और आप टीयर गैस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आप उनके ऊपर पैलेट गन्स जैसी चीज़ें यूज़ करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम। और मैं ये सोच रही हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन इतनी है, क्योंकि आप लोग जो मुझे बता रहे हैं चीज़ें और मैंने आपकी पढ़ी भी हैं, और एक तरह मैं अभी जब आ भी रही थी ऑफिस, जब आज सुबह निकली तो मेरे कुछ रिलेटिव्स बोल रहे थे अरे दिल्ली में सेफली जाना, वो प्रोटेस्ट चल रहा है ना। और फिर मैंने उन्हें बताया नहीं, प्रोटेस्टर्स तो अभी दिल्ली घुसे भी नहीं हैं, बट जैसे कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्लिप डाल देती हैं दैट, और उसमें हेडलाइन भी वो ऐसे डालती हैं कि बिकॉज ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट ट्रैफिक जैम इन दिस पार्ट्स ऑफ दिल्ली। और मैं दिल्ली में बहुत सालों से हूँ, बचपन से ही हूँ, तो ऐसा एक दिन नहीं आया दिल्ली में जब ट्रैफिक जैम ना हो, लेकिन अभी आपको एक कन्वीनियंट स्केपगोट मिल गया है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा स्केपगोट जो अभी दिल्ली में घुसे भी नहीं है जी। और पुलिस खुद ही इतना ज्यादा, आप बताइए कि जब हम लोग ऑफिस से निकले तो कहाँ हमें बैरिकेड मिला। तो हम पहले तो सिंघू गए थे, तो हमने सिंघू गए, वहाँ तो सब बंद है ही, मतलब वहाँ से तो कोई जाने का तरीका नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि चलो जाते हैं शंभू। तो सिंघू से जाने के लिए वी थॉट कि हम पीछे का कोई रास्ता लेंगे, सोनीपत निकल जाएंगे अंदर से। तो मैं आपको विजुअली बताता हूँ कि ये अगर सिंघू है तो हम उससे एक अगली गली गए देखने के लिए, तो वो ब्लॉक्ड। दैट्स अ बिगर अगली गली मतलब 15 किलोमीटर। हाँ, 15 किलोमीटर, राइट। तो ऐसे अगले 15 गए फिर हम, थोड़ी पतली गली, वो ब्लॉक्ड।
उसके आगे एक छोटा सा गांव है, उसके अंदर बहुत ही पतली, मतलब कितना होगा, इतनी सी एक पूरी गाड़ी निकले, एक बस वन बहुत वे मान लीजिए वन वे, वो तक उन्होंने, और वो इतना बुरा ब्लॉक किया हुआ था कि जो गांव के अंदर लोग थे उनको खुद दिक्कत हो रही थी कि हम इस साइड कैसे आए अब। एक पुलिस मैडम थी, वो कह रही थी कि स्कूटी फंस गई थी, उनकी स्कूटी मेरी इस साइड फंस गई, अब मैं घर कैसे जाऊंगी, इस लेवल की। थैंकफुली हमें वहाँ से एक किसी और गाँव से एक रास्ता मिल गया जहाँ से ट्रक्स बसेस सब जा रहे थे। तो आप सोचिए सिंघू बॉर्डर से सोनीपत कितनी दूर है, हाफ एन आवर अराउंड, 3 घंटे लगे हमें सिर्फ वहाँ से वहाँ जाने में। तो एमएसपी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत बार सुने कि एमएसपी की डिमांड, एमएसपी पे गारंटी की डिमांड, क्यों किसान मांग कर रहे हैं? क्या है एमएसपी का पूरा रूल? एक पूरा आप फातिमा ट्विटर पे देख रही होंगी कि वो चलाया जा रहा है कि एमएसपी ख़त्म कर देनी चाहिए, सरकार को व्यवसायी और ख़रीदार के बीच में नहीं आना चाहिए, किसान और ख़रीदार के बीच में, एमएसपी से करोड़ों का नुकसान होगा। तो हमने इस पे एक स्टोरी की है, आप newslaundry.com पर पढ़ सकते हैं और वीडियो देखिए, क्योंकि हमने किसानों से बात की है, इकोनॉमिक्स से बात की है, और आर्यन ने जिस एक इमरजेंसी के ऊपर के वार्ड का बात किया, हमने वहाँ पे जो लोग हमें मिले, हमने उनकी भी कहानी की है। लेकिन एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, एक जर्नलिस्ट के नाते हम जब देखते हैं, मुझे अगर पैर में एक छोटा सा जख्म हो जाए ना तो काम करने का दिल नहीं करता, मतलब दुख होता है। पर एक इंसान हमें मिले, हमारी वीडियो पार्ट के हिस्सा भी हैं, उनके पैर में, वहाँ जो खालसा एड के लोग अपना मेडिकल सुविधाएं दे रहे हैं, उन्होंने बताया इनके पैर में गोली फंसी हुई है और वो आदमी अस्पताल नहीं जा रहा, वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली फतह करेंगे। और ऐसे बहुत एग्जांपल्स है जिनकी हम बात कर रहे थे इससे पहले, पैलेट के लिए। वो पैलेट जो नर्स हैं वो कह रहे हैं कि आपको दर्द होगा, हम ब्लेड आपकी बॉडी में डालेंगे, तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं आप डालिए, हम यहीं से, क्योंकि उसको इतना भी नहीं है कि मुझे वापस हॉस्पिटल जाके प्रोटेस्ट से अलग हो पाऊँ मैं। और सेम डे ही हम एक निहंग से मिले थे जिनके हाथ पूरा बाइसेप जा चुका है, इधर सर फटा है, इधर सब कुछ है। सुबह हमें मिले राजपुरा हॉस्पिटल में, शाम को हमें वहाँ पे प्रोटेस्ट पे मिल रहे हैं कि मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, मैं रेडी हूँ वापस आने के लिए। तो ये एक अलग ही स्पिरिट दिखी है, जज्बा मुझे मतलब वो दिखता है किसानों में। आपने उनसे इस बारे में बात की क्या कि उनका इस पे क्या परसेप्शन है, जो उनका एक तरह से डिमोनाइजेशन होता रहता है? और जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 लेडीज जा रही थी गार्ड में, और वो उनका जो कॉन्फ्रंटेशन हुआ, और उन लेडीज़ की भी काफ़ी सोशल मीडिया पे बुराई हुई कि उन्होंने ना थोड़ी काफ़ी बदतमीजी से बात की उनसे। आपको लगता है कि कॉमन जो सोसाइटी है उनमें एक स्टेरियोटाइप बनने लगा कि अरे ये तो जिसको हम बोलते हैं डिसरप्टर्स या एंटी सोशल एलिमेंट्स, इसको फार्मर्स कैसे मतलब अपने लेवल पे काउंटर कर रहे हैं इस मिस इन्फॉर्मेशन को? कुछ उन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया है या क्या इस पे टेक है उनका? आई थिंक मतलब सिविल सोसाइटी अभी एटलीस्ट उस सेटअप में, क्योंकि उनके इंटरेक्शन सिविल सोसाइटी से इतनी ज़्यादा नहीं है, जो सबसे ज़्यादा जो निकल के आ रहा है ना, मतलब एक डिफेंस एक तरीके का, वो मीडिया के प्रोफेशनल्स पे निकल के आ रहा है। हमने बहुत ऐसे लोगों को देखा, ऐसे मीडिया प्रोफेशनल्स को जिनको हैकल किया गया एक तरीके से। एक ANI का तो न्यूज़ आया ही है, और वो एक अटर कन्फ्यूजन की वजह से ANI का रिपोर्टर बहुत क्लोजली वहाँ बचे हैं। वो वहाँ पर कुछ लोग बचाने वाले भी थे ऑफ कोर्स, पर हाँ, तो मतलब हो ये रहा है कि और हम लोगों से भी हर इंसान जो आके पूछता है कि आप अच्छा कहाँ से हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री से। हमारे सामने ये बसंत बात कर रहे थे और उन्होंने कहा आप कहाँ से हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री से। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुकिए, नंबर मांग रहे थे वो। तो उन्होंने कॉल किया कि न्यूज़ लॉन्ड्री कैसी जगह है, सही है कि नहीं, फोन कर क्रॉस चेक किया हमारे सामने। तो वो उनका आई थिंक डिफेंस है इस टाइम पे, कि हम ऐसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से बात ही नहीं करना चाहते हैं जो हमें गलत तरह दिखाएगी। पर मैं एज अ जर्नलिस्ट, किसान जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग वहाँ भी बोल रहे थे कि आपको नापसंद है बात मत करिए, पर मारना, वो ANI जर्नलिस्ट को काफ़ी बुरी तरीके से मार दिया गया था। तो मारना कभी भी कुछ सोल्यूशन है, आप बात मत करिए। आप नापसंद, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, बात नहीं करते हैं। किसी को हैकल करना, किसी को धक्का देना, वो भी अपना जर्नलिज्म कर रहा है। वो संस्थान जो चाहता है, बहुत समय पे होता है संस्थान करवाता है, रिपोर्टर नहीं करना चाहता है। हाँ वो है ही, बिल्कुल। हमारे बहुत सारे साथी रिपोर्टर हैं जो बात करेंगे तो बहुत आम गरीबों के मुद्दे या किसानों के मुद्दे पर, वो जब प्रोफेशनली जाएंगे तो संस्थान जो डिमांड करेगा, घर सबको चलाना है सच है ये भी, घर सबको चलाना है, रूम रेंट सबको देना है अगर आप शहर में रह रहे हैं। तो ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं आप शंभू बॉर्डर से न्यूज़ लॉन्ड्री पे देख सकते हैं, और हम ये रिपोर्ट्स आप सबके सहयोग से कर पाते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता। हम ना कॉरपोरेट से ना सरकार से, और इसीलिए हम वो दिखाते हैं जो दिखाना ज़रूरी है, जो सच है, उसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है। सच को आप तक रख देना, फैक्ट को आप तक रख देना, और ये आप सबके सहयोग से मुमकिन होता है। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पे आज़ाद है खबरें। अब अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में है, जिसमें हम जो भी हमारे मेहमान होते हैं उनसे रिकमेंडेशन लेते हैं। सप्ताह में आपने कोई फिल्म देखी हो, कोई किताब पढ़ी हो, ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर है पढ़ के उसको देखें, समझें।
तो शुरुआत आर्यन से करते हैं। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ। मैं मेमोइर्स का बहुत फ़ैन हूँ। मतलब जितनी बुक्स पढ़ता हूँ सारी मेमोइर्स हैं कि एक हिस्ट्री को, एक पॉलिटिकल हिस्ट्री को एक बड़े इंटीमेट लेंस से दिखाती हैं। तो मैं एक मेमोयर पढ़ रहा हूँ GDR के बारे में, ईस्ट जर्मनी जो 40 साल की जो कंट्री थी उसके बारे में। उसका नाम है रेड लव। एक फैमिली के बारे में है जो कि उस टाइम में रही है, और वो बात करता है कि कैसे हर इंसान जो कि GDR में रहा है उसके लिए वो एक ट्रांजिशन का फेज़ रहा है। तो एक लाइफस्टाइल शिफ्ट हुआ है जो कि उनकी मेमोरी में रह गया। तो एक होम का आइडिया, एक नॉस्टैल्जिया का आइडिया है, और थ्रू 3 जनरेशंस। तो दैट्स अ वेरी गुड बुक इफ समबडी वांट्स टू रीड। फातिमा। अभी रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़नी शुरू की। वो उसका नाम है द डे आई बिकेम अ रनर। आपने उसके बारे में शायद सुना होगा। सोहिनी चट्टोपाध्याय ने लिखी है वो। इट्स अबाउट दीज विमेन रनर्स, एथलीट्स ऑफ इंडिया ओवर द डेकेड्स, और हर चैप्टर एक इंडिविजुअल रनर के बारे में है, उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए और कैसे उन्होंने उनको ओवरकम किया इन अ कंट्री लाइक आवर्स। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा वो इंट्रोडक्शन इटसेल्फ था, विच इज़ अबाउट द ऑथर एंड हाउ शी बिकेम अ रनर। और उन्होंने बताया कि वो एक मोमेंट ऑफ बहुत ग्रीफ में उन्होंने फेस किया था, अपनी पर्सनल लाइफ में एक लॉस फेस किया था, एंड द नेक्स्ट डे शी वेंट रनिंग बिकॉज शी जस्ट नीडेड अ वे टू कोप। और उनको कितना अच्छा लगा, एंड नाउ मेनी इयर्स लेटर शी रन्स अ लॉट, शी इज रनिंग एवरी डे। एंड मुझे इतना इनफैक्ट मैं इंस्पायर हो गई दैट आई वेंट रनिंग राइट आफ्टर रीडिंग द इंट्रोडक्शन, जो मैं उनको बताऊंगी, विच वाज अ बिग फीट बिकॉज पीपल हु नो मी नो दैट आई एम वेरी लेजी, आई डोंट डू ऑल ऑफ दिस। मेरा रिकमेंडेशन, क्योंकि लास्ट वीक हम लोग ग्राउंड पे रहे, पूरा हेक्टिक रहा, तो मैंने एक इंटरव्यू देखा है, काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है, विक्रांत मेसी का, जी, जो समधीश ने किया जी। है। तो मैंने उसका आधा देख लिया था, मतलब संडे को मैं देख रहा था, तो आधा मैंने देख लिया। तो आप देखिए, क्योंकि विक्रांत मेसी मुझे एक ओरिजिनल एक्टर लगते हैं, जो जो जिनकी बातों में वो नहीं लगता कि नकली बातें हो बहुत रही हैं। मासी हैं वो। हाँ, मासी है। मेसी बहुत मैसी है। ठीक है, तो आप वो इंटरव्यू देखिए, समधीश जो अनफिल्टर्ड समधीश है, और न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट्स पढ़ते रहिए, फातिमा की रिपोर्ट्स पढ़ते रहिए। कई बार वो हैरान करने वाली खबरें हम सबके सामने लाती हैं, और हम चाहेंगे फातिमा आगे भी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनते रहें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Basant. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.